राधे राधे प्यारे साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर आप सबके मध्य एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत अच्छी क्लास थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। उस सब के लिए आपका सबका एक बार मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने सारे कमेंट किए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए जो काफ़ी अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। ठीक है, तो आप सबका हार्दिक आभार है। आप सबका प्रद्योत गुरुकुल में स्वागत है। और अब हम आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो आपकी काव्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, कल भी हम लोगों ने काव्य शास्त्र ही पढ़ा था। चलिए, काव्य शास्त्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काव्य शास्त्र से आने वाले प्रश्न बहुत अधिक गलत होते हैं। तो काव्य शास्त्र के प्रश्न गलत न हो और काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ने के लिए विस्तार से तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं आपके लिए। तो जो प्रश्नोत्तरी हैं, ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियाँ हैं। इनमें चुनिंदा प्रश्न चुन चुनकर इधर उधर से पुस्तकों से, अच्छी अच्छी पुस्तकों से, पेपर्स जहाँ जहाँ पेपर में क्या क्या आया है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, कुछ आपको पुराना सीखा हुआ रिवाइज भी होगा। तो चलिए, बिना किसी देर के हम सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, इसकी पहली प्रश्नोत्तरी हमने कल हल की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा। अब जैसे कल हमने नंबर 1 कंटेंट के साथ भारतीय काव्य शास्त्र की पहली प्रश्नोत्तरी हल की थी, आज की एक काव्य शास्त्र पर आधारित दूसरी प्रश्नोत्तरी है। नंबर 1 कंटेंट भी होगा साथ में, और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरियां जो हम आपको दे रहे हैं उनमें से इसका क्रमांक 22 है। इससे पहले हम आपको 21 प्रश्नोत्तरी दे चुके हैं विभिन्न विषयों पर। ठीक है, अब चलिए सीधे से हम बात करते हैं पहले प्रश्न पर। कौन सा भिन्न है, ए, बी, सी या डी? आप सब लोग कमेंट देते रहेंगे, उत्तर अपने अपने देते रहेंगे। शीघ्रता से सभी साथी जुड़ जाया करें। कल बहुत अच्छी संख्या थी। ठीक है, आप सबको धन्यवाद। 100+ संख्या थी कल और शीघ्रता से भी जुड़े थे। तो शीघ्रता से जुड़े रहें और शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको एकदम अच्छा कंटेंट पूरा मिल पाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो शुरुआत में ही जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी साथी एक साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को धार दें। ठीक है, चलिए, कौन सा भिन्न है, उत्तर आप देते रहेंगे, हम प्रश्नों पर और उत्तरों पर चर्चा करते रहेंगे। आप उत्तर दें, ए, बी, सी या डी। श्रृंगार, रौद्र, वीर और हास्य। श्रृंगार की वर्तनी सही लिखी हुई है, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी में ये बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस पर तो विशेष ध्यान देंगे ही देंगे। ठीक है, ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है। कौन सा भिन्न है, ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताएं। अब हम कैसे पहचानेंगे हम क्या पूछना चाह रहे हैं, वो देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा भिन्न है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिए कौन सा भिन्न है, बताइए कौन सा भिन्न है। ठीक है, भिन्न कौन सा है, अब हम इस पे बात करेंगे। ये देखो, ए, बी, सी और डी में जो भिन्न है वो डी विकल्प वाला है। कौन सा है, डी, हास्य रस। इन 3 से ये भिन्न है। अब ये कैसे भिन्न है, अब हम आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। हम जानते हैं कितने रस बताए हैं, 8। 8 रसों में 4 प्रधान रस बताए हैं। कितने प्रधान रस, कितने बताए हैं, 4, और 4 उनसे उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से 8 की गिनती हुई है। तो अब यहाँ प्रधान और गौड़ रस की बात हो रही है, तो हम आपको बता दें कि 4 प्रधान रस कौन कौन से हैं, ये भी हम आपको ट्रिक से बता देंगे। ठीक है,
चार प्रधान रस कौन कौन से हैं? अपने आप उत्तर आप कर लोगे। श्रृंगारौ बीबी। कौन से हैं? श्रृंगारौ बीबी। ये बस छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक। ये है प्रधान रस, ठीक है। और गौड़ रस कौन से हैं? वो हैं हक अभया। कौन से हैं? हक अभया। हक अभया, ये गौड़ रस, ठीक। अब देखो इन्हें पहचान लो और ये प्रश्न हो जाएगा और इससे संबंधित और भी सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब देखो श्रृंगारो बीबी, देखो श्रृंगार से श्रृंगार, एक नंबर, ठीक। कौन सा रस हो गया? श्रृंगार, ये प्रधान रस है, ठीक। रौ से रौद्र, रौ से कौन सा? रौद्र। वी से वीर, ये पहले ध्यान रखेंगे, वह है फिर वह है, और इस वी से बीभत्स, ठीक। ऐसे याद, बीभत्स। ये चार है प्रधान रस। अब हसे हास्य रस, हसे कौन सा होगा? हास्य रस। कसे कौन सा होगा? करुण रस। कसे कौन सा होगा? करुण रस। असे कौन सा होगा? अद्भुत रस। कौन सा होगा जी? अद्भुत रस। और भय, भय से भयानक, भय से कौन सा रस होगा? भयानक होगा। ये लो, ठीक। अब ये 8 रस हो गए भरत मुनि के अनुसार। ये है प्रधान रस और ये है गौड़ रस। ये वाले कौन से हैं? ये इनसे जन्मे हैं। अब इसी क्रम में हमने क्रम में बिल्कुल ट्रिक बनाई है, बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है, नंबर 1 ट्रिक बनाई है, ठीक है। देखो कंटेंट प्लस प्रश्नोत्तरी और कम समय में, तो कंटेंट ये चल रहा है श्रृंगार रस से जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। श्रृंगार रस से जो उत्पन्न हुआ है, श्रृंगार रस से जो उत्पन्न हुआ है, ये देखो ये है हास्य, पहले नंबर का पहले नंबर से, ठीक। ये लो दूसरा रौद्र रस से जो उत्पन्न हुआ है, ये है, ये देखो करुण, ठीक। दूसरे का दूसरे से। तीसरा वीर रस से जो उत्पन्न हुआ है, अद्भुत, तीसरे का तीसरे से कनेक्शन, ठीक। चौथा बीभत्स, भयानक रस, 4, ठीक है। इससे जो बना है वो ये बना, तो ये हुआ 4 प्रधान रस और 4 गौड़ रस। आशा और विश्वास है कि आपको आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। प्रधान रस श्रृंगारौ बीवी, श्रृंगारौ बीवी, बीवी श्रृंगार करती है तो पहले श्रृंगार रस, ठीक है। रौ से रौद्र, ठीक। तीसरा वी से वीर रस और चौथा बी से बीभत्स रस, और उसके बाद गौड़ रस हक अभया। बहुत शानदार ट्रिक है, बस आपको इतना याद रखना है और इससे बनने वाले सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे, चाहे 1 बने चाहे 10 बने, ठीक है। कितने हैं प्रधान रस? 4। तो ये प्रधान रस में देखो श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, हास्य, गौड़ रस है। तो ये 3 एक जैसे हो गए प्रधान रस, ठीक। और ये हो गया गौड़ रस। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार। सुमेलित कीजिए, ठीक है। चलो सुमेलित करते हैं जी, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी है, बहुत शानदार उत्तर देते रहें भरत मुनि। और एक तरफ आचार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संप्रदाय दिए हुए हैं। तो ये बहुत सरल है, आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप सब कर लेंगे, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। भरत मुनि का रस, भामा का अलंकार, वामन का रीत, कुंतक का वक्रोक्त, अका दूसरा, बका पहला, अका दूसरा, बका पहला, सका चौथा, सका चौथा और दका तीसरा। ये विकल्प सही है, ठीक है। तो ये एक तरफ आचार्य और दूसरी तरफ उनसे संप्रदाय जो जुड़े हुए हैं, किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में ये बहुत आता है, एक एक करके भी पूछा जाएगा और इकट्ठे भी पूछ सकता है।
चलिए, ये है शानदार प्रश्न, इसे थोड़े ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये जो चीज़ आप कम जानते हैं, कम समझते हैं, उसे थोड़े ज़्यादा ढंग से पढ़ेंगे, और जो जानते हैं उसे थोड़ा कम समय देंगे। ढंग से तो सभी पढ़ना है, लेकिन समय की बात है, ठीक है। चलो, ये श्लोक दिया हुआ है, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा श्लोक है। उपर्युक्त काव्य हेतु किसके अनुसार है? ये काव्य का हेतु बताया गया है, ये किन के अनुसार है, ये आपको बताना है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। उपर्युक्त काव्य हेतु किसके अनुसार है? रुद्रट, मम्मट, अग्निपुराण या दंडी? बताइए। पहले इसका अर्थ समझ लें। नरत्वं दुर्लभम लोके, नरत्व का मतलब नरत्व, नर होना, मनुष्य होना। दुर्लभम दुर्लभ है, लोके संसार में, संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है। इसका अर्थ यहाँ तक हुआ, संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है। कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक है मनुष्य। तो पशु पक्षियों में से हमें जब मनुष्य का रूप मिले तो ये दुर्लभ है, ठीक है। तो संसार में मनुष्य का रूप मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना, ये दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, उसमें भी मनुष्य होने के बाद विद्या भी हो उसके पास, ये सुदुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। मतलब पहले तो पहली दुर्लभ बात मनुष्य होना, पहली दुर्लभ बात क्या है? मनुष्य होना। और दूसरी दुर्लभ बात क्या है? कि विद्या प्राप्त करना। मतलब मनुष्य तो हो सकते हैं, लेकिन फिर मनुष्यों में विद्या नहीं होती। तीसरी, कवित्वं दुर्लभम तत्र, वहाँ भी कवित्व दुर्लभ है। विद्या होने के बाद कवित्व नहीं होता, मतलब कविता नहीं कर पाता व्यक्ति, कवित्व दुर्लभ है। और शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा, और उसमें भी कवित्व की शक्ति, कवित्व की शक्ति और होना, ठीक है, ये और ज्यादा सुदुर्लभ है, ठीक है। तो अब ये काव्य हेतु बताया है किसने? ये है अग्निपुराण के अनुसार, ठीक है। सी विकल्प सही है। बहुत शानदार प्रश्न है और आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। अग्निपुराण में ये श्लोक आया है, ठीक। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अग्निपुराण के अनुसार है ये, ठीक है। आप याद रखेंगे इसे, बहुत बढ़िया है, ठीक। सी हो गया। अब चलते हैं, ये देखो, वाह भाई वाह, कितना शानदार प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न है, ठीक है, एकदम अच्छा प्रश्न है, ठीक। चलिए, आकाश भाषित क्या है? आकाश भाषित क्या है बताइए? ए, बी, सी या डी? कथोपकथन का एक प्रकार है, आलोचना का एक प्रकार है, अभिनेता का एक प्रकार है, उपरूपक का एक प्रकार है। सोच समझ के उत्तर दिया करें। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? तो आकाश भाषित क्या है? आकाश भाषित क्या है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा उत्तर सही जाएगा? ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर सही जाएगा? बताइए, आकाश भाषित क्या है? चलो हम बताए दे रहे हैं, ए विकल्प इसमें सही है। कौन सा सही है? ए विकल्प। चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है, आकाश भाषित। अब समझ लो, आकाश भाषित को आकाश वचन भी कहते हैं। आकाश भाषित को क्या कहते हैं? आकाश वचन। क्या कहते हैं? आकाश वचन। अब क्या होता है ये समझ लीजिए। अभिनय करते समय जब कोई अभिनेता, कोई पात्र आकाश की ओर मुंह करके कुछ बोलता है, राधे राधे, जब आकाश की ओर मुंह करके कुछ भी बोलता है, किन के बारे में बोला जाता है आकाश की ओर मुंह करके? जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता हो, जो सामने न हो, ठीक है। जैसे किसी को पुकारा, किसी को पुकारा, वो जो सामने नहीं है, तो फिर क्या होता है? आकाश की ओर मुंह करके कहा जाता है। तो नाटक में इस तरह का वचन, इस तरह की बात, इस तरह का कथन जो ऊपर को मुंह करके, आकाश की ओर मुंह करके बोला जाता है, उसे कहा जाता है आकाश भाषित। तो ये कथोपकथन का एक प्रकार है, ठीक है। संवाद में ये स्थिति आती है, इसका दूसरा नाम क्या है? आकाश वचन। समझ गए होंगे हमारे हिसाब से कि आकाश भाषित क्या होता है।
आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आकाश भाषित क्या होता है? ठीक है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता है उसे पुकारा जाता है ऊपर आकाश की ओर मुंह करके। ठीक, चौथा प्रश्न हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखो शानदार प्रश्न है, एकदम कलेक्शन। एक एक प्रश्न में आपको 4-4, 6-6 जानकारियां मिलेंगी। भार, प्रहसन, व्यायोग, भार, प्रहसन, व्यायोग, वीथी, अंक। भार, प्रहसन, व्यायोग, वीथी, अंक। ठीक है, ये कितने हुए? 5। इनमें से एकांकी कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एकांकी। पांचों में कौन कौन सी एकांकी हैं? एकांकी का मतलब जिसमें एक अंक हो। एक अंक हो, एक अंक वाला कौन कौन सा है? बताइए, सोच समझकर उत्तर दीजिए। अंक, भार और प्रहसन, वीथी, व्यायोग, भार और प्रहसन, या ये सभी? ए, बी, सी या डी? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है और इस शानदार प्रश्न में कितने प्रश्न बनेंगे? 5। सीधे सीधे ये पूछ सकता है भार में कितने अंक होते हैं, प्रहसन में कितने अंक होते हैं, व्यायोग में कितने अंक होते हैं, वीथी में कितने अंक होते हैं और अंक में कितने अंक होते हैं। इन सब में एक अंक होता है, ये सभी हैं एकांकी। डी विकल्प शुद्ध हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर डी विकल्प हो जाएगा, सभी। मतलब ये उपयुक्त सभी। भार भी एक अंक का है, प्रहसन भी एक अंक का होता है, व्यायोग भी एक अंक का होता है, वीथी भी एक अंक का होता है और अंक भी। ये है नाटक। ठीक है, नाटक या रूपक या उपरूपक। रूपक में से ये प्रश्न है आपका, तो बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तैयार रखेंगे। इसकी PDF आपको चाहिए तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PRADYOTGURUKUL। ठीक है, तो इस प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की भी मिलेंगी आपको। मधुरा, कोमला, परुषा, ये क्या है? मधुरा, कोमला, परुषा क्या है? देखो शानदार प्रश्न है। एक एक में 4-4 जानकारियां हैं, 3-3, 6-6 जानकारियां हैं। वृत्तियां हैं, संचारी भाव हैं, शब्द शक्तियां हैं या नायिका भेद हैं? बताइए क्या हैं? मधुरा, कोमला, परुषा और ये तीनों क्या हैं? 1, 2, 3 ये तीनों क्या हैं? वृत्तियां हैं। ठीक है, आप सब जानते होंगे, नाट्य वृत्तियां हैं मधुरा, कोमला और परुषा। मधुरा, कोमला और परुषा नाट्य वृत्तियां हैं, याद रखेंगे। ये देखो, ये बहुत बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर आपके। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न संख्या हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, न समय आपका बर्बाद करेंगे, सीधे सीधे हम उत्तर दे रहे हैं, चल रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सोह करे भोहने हंसे देन कहे नट जाय। बतरस लालच लाल की, बतरस बतलाने का, बातों का रस लेने के लिए। बातों में भी रस होता है, रस पढ़ेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में रस है। भोजन में भी रस है, बातों में भी रस है, जीवन में भी रस है। जहाँ रस नहीं वहाँ नीरस। ठीक है, जहाँ रस नहीं वहाँ विष, जहाँ रस नहीं वहाँ नीरस। तो बातों का रस लेने के लिए, लालच के लालच से, बातों के रस के लालच से, लाल की कृष्ण की, लाल का मतलब श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण से बतलाने के लिए मुरली धरी लुकाए। राधा जी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और श्री कृष्ण मुरली को साथ रखते थे, मुरली को बजाते थे। तो राधा ने सोचा कि हर समय ऐसे साथ रखते हैं, मुझसे कम बात करते हैं, ऐसा करते हैं, मुरली को ही छुपा के रखते हैं। राधा ने मुरली को छुपा कर रख दिया, तो क्या हुआ? मुरली धरी लुकाए, मुरली ढूंढेंगे तो मेरे पास आएंगे। सोह करे भौहन ऐसे, सोह करे कसम खाए। ठीक है, सोह का अर्थ होता है कसम करना, कसम खाना। ठीक, भौहन ऐसे, भौहों में हंस रही है, भौन में हंस रही है। ठीक है, देन कहे नट जाए। देन कृष्ण कहते हैं कि मेरी मुरली दे दो, तो नट जाए का मतलब मना कर देना, मना कर देती है कि मेरे पास नहीं है। और ये कह के हंस जाती है कि तुम्हारी कसम मेरे पास नहीं, तुम्हारी कसम नहीं है।
तो कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब यदि किसी की कसम खा के वो कोई हंस जाए तो इसका मतलब उन्हीं के पास है। तब ये उक्त पंक्तियों में अनुभाव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रस, तो ये पूछा जाता है कभी कभी, ये प्रश्न रस में बहुत बार आया है, तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार है, श्रृंगार में भी संयोग का है। संयोग का होता है नायक नायिका पास पास हों। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत आया है परीक्षा में। अब हमने ये प्रश्न, ये तो आप जानते ही, हमने बता भी दिया। ठीक है, अब हम इसमें रखते बदरस लालच लाल की, इसमें कौन सा रस है, तो आप सब जानते थे, नहीं जानते हैं उन्हें हमने बता दिया श्रृंगार रस है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, रस पूछा जाएगा। अब ये है थोड़ा क्वालिटी वाइज, ये है थोड़ा गुणवत्ता का प्रश्न, ये बता पाएंगे थोड़ा अध्ययन जिन्होंने किया है, थोड़ा पढ़े हैं जो, ठीक है, जिन्हें जानकारी है। कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक, अनुभाव पूछा गया है। इन पंक्तियों में अनुभाव बताइए, रस नहीं पूछा है। कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक, तो इसमें कौन सा है बताइए। 7वां प्रश्न है, बताओ। अनुभाव के 4 भेद हैं। ठीक है, अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक काया से बना है, काया का मतलब होता है शरीर, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर द्वारा जब अनुभाव व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होते हैं, तो वो कायिक होते हैं। ठीक है, शरीर द्वारा। ठीक है, जैसे अभी ये कैसा अनुभाव है? कायिक। ठीक, जो भी हो, जो भी इशारे करना या किसी भी तरह का, तो ये क्या है? कायिक। और वाचिक वाणी द्वारा, आहार्य वेशभूषा द्वारा। वाचिक वाणी द्वारा होता है, वाणी द्वारा। ठीक है, और आहार्य काय के द्वारा होता है? वेशभूषा द्वारा, वस्त्रों के द्वारा, श्रृंगार के द्वारा। ठीक, और ये सात्विक, इन पर ये सत्व के योग से होते हैं और व्यक्ति का इन पर कोई योग, कोई भी बस नहीं होता है। जैसे स्वेद है, पसीना आना, जैसे कंपन है, पीला पड़ना, मूर्छित होना, ये सब सात्विक अनुभाव है। इनकी संख्या 8 है। तो इनमें से ये कौन सा है? ये वाचिक है। बी विकल्प सही है। कौन सा है? वाचिक। बोलकर कह रही है, क्यों, क्या कह रही है? मुरली धरी लुकाए देन कहे नट जाए, मना कर रही है, नहीं। मुंह से कह रही है राधा, नहीं मेरे पास नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं मेरी मुरली दे दो, तुम्हारे पास है? नहीं मेरे पास नहीं है। तो बोलकर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? वाचिक अनुभाव। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही उत्तर देते रहिए, शानदार उत्तर देते हैं आप, बहुत अच्छे उत्तर देते हैं। और उत्तर आपको आ रहा है सही तब भी दीजिए, नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश तो करिए ही। यहाँ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ का गलत होगा वो परीक्षा में सही होगा जाके। पुष्प वाटिका, चांदनी रात, नदी तट, लता कुंज आदि हैं, क्या हैं? श्रृंगार रस के आलंबन विभाव, श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव, शांत रस का उद्दीपन विभाव, भयानक रस का उद्दीपन विभाव। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत गुणवत्तापूर्ण प्रश्न है और बहुत सरल भी है। भाई प्रश्न तो हम बहुत सरल लेके आते हैं, अब आप कहने लगते हो सर कठिन है, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? कठिन और सरल, ये देखो, पुष्प वाटिका, चांदनी रात, पुष्प वाटिका, चांदनी रात, नदी का तट और लता कुंज, ये चीज़ें दो प्रेम करने वालों के लिए होती है। श्रृंगार रस का उद्दीपन करना क्या बढ़ाती है? ये रति के लिए या प्रेम के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करती हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव है, इसमें बी विकल्प सही है। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव, विभाव 2 प्रकार का मुख्यतः होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव वो होता है जिससे जो भाव जागृत हो रहे हैं वो उद्दीप्त हो रहे हैं। ठीक है, उद्दीप्त का मतलब प्रज्वलित होना, बढ़ना। ठीक है, जब भाव बढ़ने लगते हैं, तीव्र होने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नायक और नायिका हैं और वो चांदनी चौक पे हैं या बीच बाजार में हैं, घंटा घर पे, तो उनके अंदर रति या प्रेम का भाव कम जागृत होगा। और वही नायक और नायिका एकांत स्थान में हैं, वहाँ नदी के तट पर हैं, ठीक है, लताएं कुंज हैं, या चांदनी रात में दोनों अकेले हैं, पुष्प वाटिका में हैं, तो क्या होगा? तो रति का भाव, प्रेम का भाव ज़्यादा जागृत होगा, प्रेम उद्दीप्त होगा, तो उसे वही है ये उद्दीपन। ठीक है, उद्दीप्त करने वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हो गया, 9वां प्रश्न, बहुत बढ़िया।
शानदार, जो पढ़ेंगे वही तो जानेंगे, जो पढ़ेंगे वही तो सीखेंगे। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पढ़ो। उक्त पंक्तियों में किस कवि या आचार्य ने केशव की भाषा में केशव को जवाब दिया है? केशव की भाषा क्यों, यहाँ शब्द का क्यों प्रयोग किया है हमने भाई? केशव की भाषा शब्द का क्यों प्रयोग किया है? वो इसलिए किया है कि केशव ने क्या कहा था अलंकार के बारे में? क्या कहा था? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवित्त, और भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्त। किसने कहा था? केशवदास ने। अब वही सेम शब्दों का लगभग उपयोग किया है। जदप, यहाँ भी जदप, ठीक, यद्यपि दोष बिनु, यद्यपि दोष के बिना हो, दोष रहित हो, गुण सहित, गुणों से युक्त हो, मतलब काव्य के बारे में ये भी बता रहे हैं। यद्यपि दोष बिना हो अर्थात दोष रहित हो, गुण सहित हो, अलंकार सो लीन, अलंकार से युक्त हो, ठीक, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ठीक है, कविता और बनिता स्त्री, कविता और स्त्री, छवि नहीं, सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं लगेगी, सुशोभित नहीं होगी, रस बिन तदपि प्रवीण। ठीक है, जो प्रवीण हैं या जो रस के बिना ये शोभा नहीं पाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? अलंकार के बिना शोभा नहीं पाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि स्त्री कैसी भी हो, सुंदर हो, अच्छे कुल वाली हो, अच्छे चरित्र वाली हो, अच्छे वर्ण वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन अलंकार के विहीन कैसी है? सुंदरता नहीं पाएगी, सुंदर नहीं मानी जाएगी। अलंकार बहुत जरूरी है। अब ये कहते हैं कि अलंकार भी हो फिर भी सुंदर नहीं है, क्यों? जब तक रस न हो। ठीक है, तो ये काय पर जोर देना है? रस पर। काय पर जोर दे रहे हैं? रस पर। काय का खंडन कर रहे हैं? अलंकार का। ठीक, कौन है ये भाई बताओ? केशव की भाषा में केशव कोई जवाब दे रहे हैं, बोलो। उन्हीं के जैसे शब्दों का उपयोग करके भिखारीदास, चिंतामणि, श्रीपत, मथुराम। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, एकदम दिल खुश कर देने वाला प्रश्न है। सी विकल्प सही है। ये लिखा है श्रीपत ने। ठीक है, किसने लिखा है? श्रीपत ने। बहुत शानदार प्रश्न, समझ में आ गया होगा। रस, अलंकार के सामने रस को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है श्रीपत जी। ठीक, 9वां के बाद चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं शीघ्रता से। ये लो 10वां प्रश्न। चलो 10वां प्रश्न क्या है? शीघ्र शीघ्र चलते हैं, शीघ्र शीघ्र, बिना किसी देर के। चलो, रमणीय अनुभूति, रमणीय अनुभूति, उक्त वैचित्र्य और छंद। यहाँ से यहाँ तक एक बात, रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य, ठीक है, बोलने की विचित्रता, और छंद, तीसरी बात। इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। मतलब कविता में ये तीन चीजें होनी चाहिए। रमणीय अनुभूति, अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली, प्रभावित करने वाली, मनोहर अनुभूति हो, अनुभूतियाँ हों। ठीक है, अब उक्त वैचित्र, कहने का ढंग भी एकदम विचित्र हो, ठीक, अच्छा हो। आगे है छंद, छंद से भी युक्त हो। तो ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों का समन्वय रूपी कविता है। किसने कहा है? ए, बी, सी या डी? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी। ए, बी, सी या डी? बताइए, शीघ्रता से बताओ, शीघ्रता से बताओ कौन सा सही है। ठीक है, देखो कल की प्रश्नोत्तरी में हमने ये थोड़ा सा देखा कि कोई भी कथन रखो बच्चन सिंह, कोई भी कथन रखो बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, यदि बच्चन सिंह का है तो आप करो, लेकिन ये मत सोचो कि सामने वाला पागल है, पेपर बनाने वाला पागल है। एक बार बच्चन सिंह के ज़्यादा कथन आ गए तो ज़रूरी नहीं है सारे कथन बच्चन सिंह के ही रख दे, रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। बहुत शानदार कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, चलो अब ये देखो प्रश्न आ गया एक संख्या के आधार पर। चलिए, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्यम यशसे अर्थकृते, श्लोक याद है कि नहीं?
काव्य में आचार्य मम्मट ने कितने प्रयोजन बताए हैं? ठीक है, तो 6 प्रयोजन बताए हैं। कितने बताए हैं? 6 प्रयोजन। 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। ठीक है, 6 प्रयोजन। हमने एक श्लोक आपको पहले वीडियो दी थी, वहाँ पर हमने श्लोक भी आपको लिखा था और 6 प्रयोजन भी बताए थे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं दे रहे। वो काव्यशास्त्र की वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में लगी हुई है, चाहें तो आप वहाँ देख लेंगे, इसलिए हम यहाँ समय आपका खर्च नहीं कर रहे। चलिए, और यदि आपको पता है तो कोई बात नहीं। ठीक, असंगत है, एक तरफ ग्रंथ एक तरफ लेखक। बताओ कौन सा असंगत है? भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत कृष्णदेव झारी का है, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का है, काव्य के रूप श्याम सुंदर दास का है। कौन सा असंगत है? ये बिल्कुल संगत है। ठीक है, ये भी बिल्कुल संगत है और ये भी बिल्कुल संगत है। डी विकल्प असंगत है। काव्य के रूप गुलाब राय का है। किनका है? गुलाब राय का। ठीक, काव्य के रूप तो सबसे ज़्यादा गुलाब में ही होता है। ठीक, और श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचन। श्याम सुंदर दास का कहाँ लिखने हैं? ऊपर लिखने हैं, ऐसे यहाँ लिखे दे रहे हैं, साहित्य आलोचन। भरमार है साहित्य आलोचन। ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है परीक्षाओं में साहित्य आलोचन। ठीक है, ये मत कहना कि प्रश्नोत्तरी में नहीं बताया सर ने या पढ़ाया नहीं। साहित्य आलोचन हमने यहाँ लिखा दिया तो ये आ गया हमारे पाठ्यक्रम में, आ गया हमारी वीडियो में। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। चलो भाई 13वां प्रश्न देखते हैं अब। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक, चलो। पुरुषार्थ की दृष्टि से भरतमुनि ने श्रृंगार रस के कितने भेद किए हैं? बताओ, पुरुषार्थ की दृष्टि से श्रृंगार रस के कितने भेद किए हैं? भरतमुनि ने, भरतमुनि का नाम है यहाँ स्पेशली, भरतमुनि ने श्रृंगार रस के कितने भेद किए हैं पुरुषार्थ की दृष्टि से? ठीक है, बताओ, 2, 3, 4 या 5? 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, ठीक, और मोक्ष। अब धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। ठीक है, ये श्रृंगार के 3 भेद किए हैं। ठीक है, और जो अर्थ मोक्ष श्रृंगार नहीं होता है, मोक्ष वाला नहीं होता है। वो ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार नहीं माना भरतमुनि ने? 4 दे दे, धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार और मोक्ष श्रृंगार, तो ये नहीं। ठीक है, 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ को माना है, अर्थात पुरुषार्थ की दृष्टि से ये 3 भेद किए हैं। किसने? भरतमुनि ने। धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। ठीक है, एकदम नया कंटेंट, एकदम बढ़िया कंटेंट। ठीक है, एकदम टॉप का कंटेंट मिलेगा भाई, अच्छा मिलेगा। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सब प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। अलंकार, रीत, वक्रोक्त को देहवादी संप्रदाय कहा गया है। बताओ कौन सा असंगत है? अलंकार, रीत और वक्रोक्त देहवादी संप्रदाय हैं। दूसरा, रस, ध्वनि, औचित्य आत्मवादी संप्रदाय है, मतलब ये शरीर ये आत्मा। ठीक, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अब बताओ A, B, C या D कौन सा विकल्प सही है? बताओ कौन सा विकल्प सही है? A, B, C या D? A, B, C या D कौन सा विकल्प सही है? 2 सेकंड का समय है आपके लिए। D विकल्प सही है इसमें। बाकी 3 संगत हैं, ये असंगत है। ठीक है, बाकी 3 संगत हैं, ये असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन नहीं माना है। किसे माना है? किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति, ठीक है, आत्माभिव्यक्ति का मतलब आत्म अभिव्यक्ति, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र ने। और फिर तो आत्मानुभूति किसने माना है? ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी। याद रखेंगे दोनों एक साथ, ठीक। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति को माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को माना है, ठीक। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए 14वां हो गया। 15वां, ये देखो 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में क्या दिया है? चलो, साहित्य का चरममान रस ही है। साहित्य का चरममान रस ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। साहित्य का चरममान रस ही है, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, भरत मुनि, डॉक्टर बच्चन सिंह। बताओ बताओ बच्चन सिंह, बताओ डी विकल्प सही है? डी सही है कि नहीं? कौन सा सही है बताइए? डॉक्टर नगेंद्र सही है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र सही है, भरत मुनि सही है, या डॉक्टर बच्चन सिंह? साहित्य का चरम मान रस ही है। साहित्य का सबसे श्रेष्ठ मान क्या है? रस। इसका मतलब रसवादी आचार्य। अब रसवादी तो भाई, रसवादी ये भी हैं और ये भी हैं। रसवादी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से अब ये बताओ कौन सा ज़्यादा रसवादी है, या ये कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। ए विकल्प सही है 15वां प्रश्न। चलो ठीक है, नगेंद्र ने कहा है ये कथन, नोट कर लेना। ये देखो 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एकदम शानदार वाला। सुमेलित कीजिए श्रृंगार रस। एक तरफ रस दिए हैं, एक तरफ उनका वर्ड दिया है। एक तरफ रस दिए हैं, एक तरफ उनका वर्ड दिया है, ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है और साफ दिख भी रहा है, बहुत बढ़िया। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और रौद्र रस। बताओ कौन सा सही है इसमें? 16वां प्रश्न बताइए भाई, बताइए, कमेंट करते चलिए। बताओ 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 कौन सा सही है? श्रृंगार रस का वर्ड कौन सा है? श्याम। करुण रस का कौन सा है? कपोत वर्ड। हास्य रस का कैसा है? श्वेत वर्ड। और रौद्र रस का कैसा है? लाल। ठीक है, ये हैं रंगों के और श्रृंगार, रंगों और रसों का मतलब वर्ड, रसों के रंग हैं। श्रृंगार रस सांवला है, ठीक है। श्रृंगार रस, अब देखो ए का चौथा, ए का चौथा, ये दो तो गलत हो गए, इनमें है और इसमें है। अब बी का तीसरा, बी का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। अब सी का देखो, सी का दूसरा, सी का दूसरा इसमें है, तो ये सी विकल्प सही हो गया, ये गलत हो गया सब, ठीक है। तो चलो, श्रृंगार रस श्याम, ठीक है, मतलब काली साड़ी पहनकर, काला वस्त्र पहनकर सौंदर्य बढ़ता है, अच्छी लगती है हमारे यहाँ, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। आगे क्या है? करुण रस, ठीक है। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, उसमें काली साड़ी के लिए गाया जाता है, सफ़ेद साड़ी के लिए नहीं, काले रंग की साड़ी, ठीक है। तो ये इससे याद रखेंगे। अब दूसरा करुण रस, करुण रस कपोत वर्ड, कसे करुण कसे कपोत, कबूतर जैसा रंग, ठीक है, या कपोत वर्ड। हास्य रस एकदम श्वेत होता है, हास्य कैसा होता है? श्वेत रंग। और रौद्र का होता है लाल, जब रौद्र होता है, क्रोध होता है, तो आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी हम विस्तार से पढ़ेंगे, तब आसानी से ट्रिक से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो भाई 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न का उत्तर देखो कौन सा सही है। रीत के आधार पर, रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है ये 2021 में, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक। रीत के आधार पर, या रीत यूपीएससी ने पूछा था, ये HESC, रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण
वामन का दृष्टिकोण कैसा है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। ठीक है, बताइए कौन सा सही है? इसमें ए विकल्प सही है, विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है, कल बताया था, सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्यवादी दृष्टिकोण। चलिए अगला देखते हैं 18वां, बिना किसी देर के। चलो भाई, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे टांडे। आए जोग सिखावन पांडे, पांडे मतलब पांडे विद्वान, योग सिखाने आए हो। गोपिकाएं कहती हैं आए जोग सिखावन पांडे। ये देखो, ये पंडित हैं, हमें योग सिखाने आए हैं। ये पांडे हैं, ये हमें योग सिखाने आए हैं। परमारथी पुराणन लादे। ठीक है, बहुत बड़े परमार्थी हैं, पुराणों को लाद लाद के लाए हैं। वेद और पुराणों का जानकार, वेद और पुराणों के ज्ञान को लाद कर लाए हैं। ज्यों बंजारे टांडे, जैसे बंजारे होते हैं, बंजारे अब आपके यहाँ चलते हो या न चलते हो, हमारे यहाँ तो अभी भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी दीपावली आ रही है या कोई त्यौहार आ रहा है, तो उससे पहले बंजारे गांव-गांव में एक अपनी पोट्री बना लेंगे, उसमें सामान रख लेंगे और पीठ पे लाद लेंगे और आराम से बेचते हैं, आवाज़ लगाते लगाते गांव में। तो ऐसे ही योग और पुराणों और वेदों के ज्ञान को लेकर आए हैं उद्धव। कौन कह रही हैं? गोपिकाएँ। गोपिकाएँ कह रही हैं देखो ये पांडे जी कैसे आए, पांडे जी कैसे आए? जैसे कोई बंजारा आया हो, ये ज्ञान बेचने आए हैं यहाँ। कौन सी है? व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है? कल भी बताई थी। शब्द शक्तियाँ हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ होता है इसमें अभिधा में, फिर ये लक्षणों के आधार पर होती है, और ये दोनों जहाँ काम करें ये व्यंजना होती है। तो इसमें ए विकल्प सही है, व्यंजना। ठीक है, ये भी हमने पूछ रखा है, ये विज्ञापन संख्या 46 में आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, और आयोग ने ये उत्तर सही माना था, ए विकल्प। चलिए, उच्चतर शिक्षा आयोग ने ए विकल्प इसका उत्तर सही माना है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वें प्रश्न में चलते हैं अब। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? निम्नलिखित काव्यांश में विरह की दशा, विरह की दशाएं हमने कल आपको बताई थी, कितनी हैं? कमेंट करिए, कल बताई थी आपको विरह की दशा। ठीक है, एक भाई साहब कल दिशा लिख रहे थे, दिशा और दशा में अंतर होता है जी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, शिक्षक हिंदी के हैं आप। ये दशा स्थिति, कंडीशन, दिशा डायरेक्शन, 4 दिशाएं, 10 दिशाएं। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? दिशाएं हैं। और दशा अच्छी, खराब। ठीक है, कैसी कंडीशन है वो क्या होगी? दशा। तो इसमें काय की बात करी जा रही है? दशा की। विरह की दशाएं कितनी? 10। कल बताई थी 10 दशाएं होती हैं। यह तन जारों छार के, यह तन जारों छार के, और कहो कि पवन उड़ाओ, और मकुते मारग उड़ पड़े, कंत धरे जहाँ पाँव। वाह भाई वाह, बहुत शानदार। अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। इस पे तो भाई हम आपको, ये 19वां प्रश्न है और प्रश्नोत्तरी होने वाली है, हम इस पे आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, बताइए, 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। यह तन जारों छार दें, इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। छार मतलब राख। इस तन को जलाकर, यह तन शरीर, जारों जलाकर, छार कर दूंगी, अर्थात मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगी। क्या कर दूंगी? राख। कहो कि पवन उड़ाऊं, और पवन से कहूंगी कि हे पवन, हे हवा, इस राख को उड़ा ले जा। पवन से क्या कहूंगी? कि हे पवन, अपने शरीर को जलाकर राख कर दूंगी, और पवन से कहूंगी कि हे पवन, इस शरीर की राख को उड़ा ले जा। मक तेह मारग उड़ पड़े,
मकु, मकु का अर्थ क्या है बताओ? मकु का अर्थ है शायद। तेह शायद, तेह उसी, मार्ग रास्ते में, उड़ पड़े जाकर उड़ के गिर जाए, कंत धरे जहाँ पाँव। कंत का मतलब प्रिय, कंत का मतलब प्रिय, ठीक। धरे जहाँ रखेगा, जहाँ जहाँ पाँव पैर। अब ये देखो पहली बात तो ये पंक्तियाँ पद्मावत महाकाव्य से है, ये बात आप यहाँ पर जान लो, पूछी जा सकती है। पद्मावत, ठीक, कौन से महाकाव्य से है? पद्मावत से। किनकी हैं ये भी पूछी जा सकती हैं, तो ये जायसी की हैं, ठीक। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा ये कौन कह रहा है, ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किसने कही हैं। तो ये किसने कही हैं? नागमती ने। किसने कही हैं? नागमती। नागमती किनकी पत्नी थी? रत्नसेन की। किनकी पत्नी थी? रत्नसेन की। रत्नसेन कहाँ गया था? पद्मावती को लेने सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? श्रीलंका। जब रत्नसेन सिंघल द्वीप गया था श्रीलंका, तो उस समय उसके विरह में उसकी जो पहले की पत्नी थी नागमती, वो ये कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूंगी और उस पवन से कहूंगी कि हे पवन, मेरे शरीर की इस लाख को ले जाकर तू उस रास्ते पर गिरा दे जिस रास्ते से मेरा प्रिय आ रहा हो, और मेरा प्रिय जब उस रास्ते से गुजरेगा तो उसका पैर मेरी ऊपर पड़ जाएगा, मेरी राख के ऊपर पड़ जाएगा। तो इसी से मुझे संतुष्टि होगी कि जीते जी मैं अपने प्रिय को नहीं मिल पाई, अब तो कम से कम मरने के बाद मेरी राख पर तो प्रिय के पैर पड़ गए, मेरे पति के पैर पड़ गए, अर्थात इस तरह से ये कह रही है। तो अभी कौन सा यहाँ पर विरह की दशा है? दशा विरह की है, ठीक है। कौन सी दशा है? अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद या स्मृति। ये क्या हो रहा है? व्यक्त अभिलाषा ही तो व्यक्त कर रही है, इच्छा ही तो कर रही है कि हे पवन, ये किनकी? नागमती की इच्छा है कि हे पवन, मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूंगी और पवन तू उसे उड़ा ले जाना और वहाँ गिरा देना जाके जहाँ से वो आ रहा हो, तो मेरे पति के पैर उस पर पड़ जाएंगे। तो ये इच्छा है, अभिलाषा है। तो वियोग की कौन सी दशा है? अभिलाषा। अब आप अभिलाषा पहचान जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 19वां प्रश्न ए विकल्प, ठीक। चलिए साहब, अब 20वां देखो, 20वां बहुत शानदार। 21 प्रश्न है, 20 के बाद भी है, एक पेज बचता है, तो फिर हम उस पर प्रश्न बना देते हैं भाई, हमें तो कराना है। कल एक भाई ने कमेंट किया कि सर प्रश्नोत्तरी तो बहुत अच्छी है, 100 होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, एक में 100 नहीं है, धीरे धीरे 100 हो जाएंगे, 20-20 करके भी हो जाएंगे। और एक 20 में आपको, मेरे हिसाब से एक 20 में ही 100 के लगभग आपको तथ्य मिल जाएंगे। एक 20 की प्रश्नोत्तरी में ही 100 या 80 तथ्य तो लगभग आपको मिल ही जाएंगे। औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में असंगत है। अब देखो 4 तथ्य 5 तथ्य हम एक एक प्रश्न में ले लेते हैं, 20 पंजे 100 हो गए। इसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र थे, बिल्कुल संगत है। क्षेमेंद्र का ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है, बहुत आता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ लिख जरूर दिया, ये अलग से पूछा जाता है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? औचित्य विचार चर्चा, ठीक। क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी है, बिल्कुल सही है, 11वीं सदी के हैं ये, ठीक। अब ये हो गया गलत अपने आप। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 22 तत्व बताए, जी नहीं बताए। कितने बताए हैं तो ये भी जान लो, 28 बताए हैं। कितने बताए? 28। 20वां प्रश्न हो गया। चलो ये देखो 21वां प्रश्न, असंगत है, ठीक है, असंगत है 21वां प्रश्न। चलिए भाई 21वां प्रश्न देख लीजिए, कौन सा असंगत है। शाहजहां ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। शाहजहां ने जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ जो आप पढ़ते हो काव्य शास्त्र में, पंडित राज जगन्नाथ, तो ये शाहजहां ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी, बताइए। बिल्कुल सही बात है। कुंतक ने रीत को मार्ग नाम दिया, बिल्कुल सही बात है।
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट का बाप, ठीक है। इतना आता है परीक्षाओं में, भरमार है इसकी, ठीक है, लिख लेना। हालांकि अलग से प्रश्न इस पे एक आता है, ये किसने कहा है, तो ये देव ने कहा है, ठीक है, देव इटावा वाले, जिनका जन्म इटावा में हुआ था कुसमुरा नामक स्थान पर, और जो कुसमुरा आजकल मैनपुरी में पड़ता है, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तब वो इटावा में था, तो देव का जन्म इटावा, वैसे परीक्षाओं में इटावा नाम से ही पूछा गया है, देव का जन्म कहाँ हुआ है, इटावा, ठीक। चलिए तो अगला, दोषों की संख्या भरत ने 10, दंडी ने 10, वामन ने 20 मानी है, बिल्कुल सही है। ई विकल्प, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलता है। अब हम एक प्रश्न यहाँ से पकड़ेंगे, मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश, लेकिन इस ग्रंथ में काव्य दोष नहीं मिलते हैं। तो काव्य दोष कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। काव्य दोषों की सबसे पहली चर्चा कहाँ मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है जी, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है, तो ये आपको ई विकल्प इसमें सही है। 21 प्रश्न। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी शानदार नंबर 1 कंटेंट के साथ व्याख्या आपको कैसी लगी। आप सबसे बस यही हम आज फिर कहना चाहेंगे कि वीडियो देखने के बाद एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लाइव में आप बहुत सारे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य किया करिए, जिससे कि हमें उत्साह मिले, हमें संबल मिले, हमें कार्य करने के लिए ये पता हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें पता लगे कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और हम आगे ऐसे ही आप सबके लिए कार्य करते रहें। तो एक कमेंट करके बताया करिए कि हमारी मेहनत सार्थक है या नहीं है, कितनी सार्थक है, कितनी उपयोगी है, आपको कितना लाभ पहुंचा रही है, उस सब के लिए हम। अच्छा, शिव जी आए हैं, आइए आइए, आओ आओ भाई, ये शिव जी हैं, ये हैं शिव जी, ये शिव जी हैं। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो भाई, हाथ हाथ जोड़ के नमस्ते करो, सब लोग देख रहे हैं आपको, नमस्ते करो, करिए 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 करिए। हाय दोस्तों, कैसे बोलोगे सबके सामने, सभी को नमस्ते, राधे राधे बोलो, राधे राधे। शर्म लग रही है भाई, शर्म लग रही है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप भी आ रही हो, काट दो, चल रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं, इस सब के लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, राधे राधे बोलते रहें। जय हिंदी, जय भारत।